हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम हमारा 20 चैप्टर उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा पढ़ रहे थे, जिसमें भी हमने उपभोग फलन को अच्छे से समझ लिया था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बारे में। हमने अध्ययन किया था कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति क्या है, जो उपभोग का आय से संबंध को दर्शाती है। C बटे में Y होती है, जो कि हमेशा घटती हुई होती है। फिर हमने बात की थी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, अर्थात कुल आय में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपभोग में होने वाला परिवर्तन, डेल्टा C बटे में डेल्टा Y, जो कि उपभोग फलन के ढाल को दर्शाती है, जिसे B से भी इंगित करते हैं। और ये क्या होती है, एक सरल रेखीय उपभोग फलन में हमेशा स्थिर और समान रहती है। कीन्स के अनुसार क्या होता है, APC MPC से हमेशा अधिक होती है ना। और फिर हमने दीर्घकाल की भी बात की थी, जिसमें क्या होता है, C बराबर BY अर्थात मूल बिंदु से शुरू होता उपभोग फलन होता है और APC बराबर MPC होती है। यही अध्ययन किया था हमने। अब उपभोग फलन फिनिश करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे बचत फलन की तरफ, क्योंकि 3 कंसेप्ट है इस लेसन में। उपभोग फलन, जिसका कि हम अध्ययन कर चुके हैं, अब है बचत फलन और उसके बाद है निवेश फलन। तो बच्चों, बचत फलन में क्या बताया गया है, बचत क्या होती है, हमने बात की थी कि Y बराबर C प्लस S, अर्थात आय का एक भाग उपभोग किया जाता है, जो भाग उपभोग नहीं किया जाता उसकी क्या कर ली जाती है, बचत कर ली जाती है। या तो बचत को निवेश कर लिया जाता है या फिर वो बचत ही बनी रहती है। तो बचत हर एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है, आप भी जानते हैं। और बचत करना हमारे लिए अच्छा भी बताया है ना, कि आपको बचपन से सिखाया जाता है कि बचत करनी चाहिए, अपना गुल्लक ले आइए और उसमें अपने जितने भी पैसे हैं उनको बचाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में वो बचत क्या आती है, काम में आती है। आती नहीं आती, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो बचत फलन क्या दर्शाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि Y बराबर C प्लस S, अर्थात आय क्या होती है, उपभोग और बचत के बराबर होती है। तो बचत के लिए हम क्या करेंगे, उपभोग में से, आय में से उपभोग को घटा देंगे, तो बचत आराम से ज्ञात की जा सकती है, नहीं की जा सकती। यही यहाँ पर लिखा गया है कि बचत ज्ञात करने के लिए आय में से उपभोग को घटाया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि Y बराबर C प्लस S होता है। जैसे हमने बात की थी कि आय है हमारी 100, 200, फिर 300, ठीक है, ये हमारी हो गई आय। फिर हमारा उपभोग हमने पढ़ा था 100, 150, इसके बाद 200, ठीक है। तो आय जितनी है उतना ही क्या है, उपभोग है। तो यहाँ पर जो बचत है वो कितनी हो गई, शून्य हो गई, शून्य हो गई ना। अब आय तो हो गई 200, ठीक है, और उपभोग हो गया 150। तो 200 में से 150 गए तो कितने बच्चे बचत हो गई हमारी, 50, 50 की बचत हो गई। इसके बाद जो आय है वो हो गई 300, अर्थात क्या हो गई, आय तो 100 बढ़ी, जबकि उपभोग कितना बढ़ा, 50 ही बढ़ा, अर्थात 200। तो जब 300 में से 200 गए तो कितने बचेंगे, 100। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो बचत है वो 0, 50, 100 बढ़ती हुई होती ही नहीं होती। हमने पहले भी यही बात की थी कि जो बचत है वो पहले ऋणात्मक, फिर शून्य, उसके बाद बढ़ती हुई होती है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग तो बढ़ता है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता, लेकिन बचत बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ पर लिखा है कि Y बराबर C प्लस S होता है और बचत ज्ञात करने के लिए हम आय में से उपभोग को घटा देते हैं, अर्थात Y माइनस C कर देते हैं। अब हमें इसका समीकरण भी निकालना होगा, तो हम उपभोग फलन से ही इसका समीकरण निकाल लें। उपभोग फलन का क्या था समीकरण, याद है या भूल गए, बताया था ना, A प्लस BY, अल्पकाल में, जो कि कीन्स ने दिया था मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार। A यहाँ पर है स्वायत्त उपभोग, और जो कि किससे, आय से प्रभावित नहीं होता, और BY जो कि आय से प्रभावित होता है। B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो A प्लस BY ये हमारा उपभोग फलन था। अब हम इसी से क्या ज्ञात कर लेंगे, बचत फलन। कैसे ज्ञात करेंगे, कि जो भाग उपभोग होता है, जैसे हमने देखा कि ये वाला भाग आय का उपभोग हो गया, जो नहीं हुआ वो क्या हो गया, बचत हो गया। अर्थात इसका जो उल्टा है वही क्या होगा, बचत होगा, नहीं होगा। अर्थात A का तो क्या हो जाएगा, माइनस A, B का क्या हो जाएगा, 1 माइनस B, तो वही क्या हो गया, बचत फलन हो गया, नहीं हो गया। फिर भी हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, कैसे, कि जो दूसरा समीकरण है उसका मान हम फर्स्ट समीकरण में रख लेते हैं। जैसे Y बराबर C प्लस S है, तो C का मान क्या है, A प्लस BY, जिसको कि हमने समीकरण में रखा है। मैथ्स तो आपने पढ़ी होगी 10 तक, तो उसी के अनुसार से आपको इसको करना है कि Y बराबर C प्लस S, तो Y A का मान A प्लस BY, जो कि हमने C का मान यहाँ पर रख दिया A प्लस BY, और S हमारा ऐसा का ऐसा है। अब S पक्षांतरण किया तो S यदि प्लस में है तो हम यहाँ सारी चीजें ले आएंगे तो सब माइनस में हो जाएगी, अर्थात माइनस A प्लस Y माइनस BY, प्लस Y था ना हमारा, और माइनस BY।
अब इसको हम निकालेंगे तो माइनस ए, 1 माइनस बी, वाई कॉमन आ गया इसीलिए, और एस। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला क्या बना, एस बराबर माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। मैंने भी आपको यही बोला था कि जो हमारा उपभोग फलन है उसको हमें क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। ए है इसको हमने माइनस ए कर दिया, प्लस जो बी है इसको हमने 1 माइनस बी कर दिया, माइनस बी, और ये हो गया हमारा y। तो यही हमारा निकल गया बचत फलन का समीकरण। तो बचत फलन का समीकरण भी आपको याद रहेगा, इजी है, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी कोष्ठक में y, ये हमारा हो गया क्या, बचत फलन का समीकरण। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसके बाद है बचत की औसत प्रवृत्ति। हमने उपभोग की औसत प्रवृत्ति पढ़ी थी, तो बचत की औसत प्रवृत्ति भी हम जान लेते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति भी हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों आपको हमने एक डायग्राम बनवाया था जब उपभोग फलन का हमने पढ़ा था कि उपभोग फलन हमारा इस तरीके से होता है, c बराबर a प्लस बी वाई। तो आपको इसी को नीचे हम दर्शा सकते हैं, जैसे हमने देखा था ये हमारा उपभोग फलन हो गया, ये हमारी समग्र पूर्ति रेखा हो गई c प्लस एस। तो इस बिंदु पर दोनों बराबर हुए, तो यहाँ पर बचत कैसे हो गई, शून्य। तो इससे पहले बचत ऋणात्मक और इसके बाद हमारा s बनेगा जो कि बनेगा माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। इस तरीके से है ना, यही बनेगा हमारा बचत फलन। तो ये पहले कैसा होगा, ऋणात्मक, और उसके बाद शून्य, और उसके बाद बढ़ता हुआ, क्योंकि ये जो बिंदु है ये ब्रेक इवन बिंदु है। इससे पूर्व जो इस पर तो बचत होती है शून्य, इससे पूर्व जो बचत होती है वो होती है ऋणात्मक, और इससे बाद में बचत होती है धनात्मक अर्थात बढ़ती हुई, और इसको हम अबचत भी कहते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हो s, यहाँ पर y, यहाँ c और यहाँ पर y। इस तरीके से आपको बचत फलन बनाना है। अब बचत की औसत प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे कि हमने उपभोग की औसत प्रवृत्ति पढ़ी थी कि c बटे में y, तो वैसे ही s बटे में y बचत और आय का अनुपात क्या कहलाती है, बचत की औसत प्रवृत्ति, जिसको s बटे y में लिख सकते हैं। यहाँ पर यही है कि कुल आय व कुल बचत के बीच संबंध को बताती है एपीएस। एपीसी थी, यहाँ पर एपीएस है, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वहाँ पर क्या थी, कंज्यूम, यहाँ पर सेव है, इसीलिए क्या है s बटे में y, अर्थात कुल बचत बटे में कुल आय, s बटे में y। जैसे यहाँ पर ये s है और इसका किससे रिलेशन, y से जो रिलेशन है वो दर्शाती है क्या, औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, जैसे कि हमने हमारा एक एग्जाम्पल देखा था, वही वापस देख लेते हैं कि 100, 200, 300, ये हमारी क्या है y। c हमने देखा था 100, 150, 200, और यहाँ पर जो s है वो इसका बचा हुआ, अर्थात यहाँ पर पहले 0 होगी, फिर 200 में से 150 गए तो कितनी बचेगी, 50, और ये हो गई 100। तो इस प्रकार से s को y से हमें क्या करनी है, जैसे 0 बटा 100, इसके बाद 50 बटे 200, समझ में आ रहा है, इसके बाद 100 बटे में 300। तो इस प्रकार से हम एपीएस निकालेंगे। देखो तो आपके सामने ये सारणी भी बनी हुई है, वैसे ही निकाल लेते हैं। 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये क्या हो गई, हमारी आय हो गई। ये हमारा उपभोग हो गया 100, 150, 200, 250, 300, 50, ये तो 100 बढ़ रही है, उपभोग हमारा 50 बढ़ रहा है। इसके बाद ये हमारी है बचत, हमने कैसे ज्ञात की इसको, y माइनस सी, y में से c को घटाकर। ठीक है, तो पहले आगे शून्य, उसके बाद देखा 100 में से 150 गए तो कितने बचे, -50। ठीक है, उसके बाद हमें देख रहे हैं ये शून्य नहीं आके बच्चों यहाँ पर 100 आएगी, -100। ठीक है, -100, इसके बाद आ गई -50, फिर 200 में से 200 गए तो फिर हुई 0, 300 में से 250 गए तो कितनी हुई 50, 400 में से 300 100, फिर 500 में से 350 गई 150। फिर हमें ज्ञात करना है c बटे में y। क्या ज्ञात करना है, c बटे में y। तो यहाँ पर भी आप करो s बटे में y, सॉरी सेविंग है ना, इसीलिए s बटे में y। एपीएस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, s बटे में y, अर्थात s कितनी है हमारी, -100 बटे में 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात करते चले जाएंगे। यहाँ पर -50 बटे में 100, 0 बटे में 200, 50 बटे में 300, 100 बटे में 400, 150 बटे में 500। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस हमने ज्ञात की है s बटे में y करके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम एपीएस ज्ञात करेंगे। देख रहे हैं ना आप किस तरीके से एपीएस यहाँ पर ज्ञात किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं y बराबर c प्लस एस, ये हमारा समीकरण था मेन, कौन सा, समग्र पूर्ति रेखा का। अब हम इस समीकरण में y का भाग दे देते हैं, पूरे समीकरण में
पूरे समीकरण में y का भाग दे देते हैं, y बटे में y आ गया, c में y का भाग दिया तो c बटे y आ गया, s में y का भाग दिया तो s बटे y आ गया। अब y बटा y क्यों यदि हम भाग देंगे तो 1 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। c बटा y क्या होती है, हमने बात की थी APC, c बटा y कुल उपभोग और कुल बचत का कुल आय का अनुपात क्या हो गई APC, और s बटे में y क्या होती है APS अर्थात कुल बचत और कुल आय का अनुपात APS। तो आप यहाँ एक सूत्र बनता हुआ देख रहे हैं कि A1 बराबर APC प्लस APS होता ही नहीं होता, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि APS ज्ञात करने के लिए हमको 1 में से APC को घटाना होता है, या फिर हम APC ज्ञात करने के लिए भी 1 में से APS को घटा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि APC और APS अर्थात उपभोग की औसत प्रवृत्ति और बचत की औसत प्रवृत्ति दोनों मिलाकर 1 के बराबर होती है। आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उपभोग की औसत प्रवृत्ति प्लस बचत की औसत प्रवृत्ति दोनों मिलाकर 1 होती है। इसको ज्ञात करना है तो 1 में से इसको घटाना होगा, इसको ज्ञात करना है तो 1 में से इसको घटाना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि APC और APS दोनों का योग हमेशा 1 होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं बचत की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये क्या होती है, हमने वही बात वही रिपीट करनी है। जहां पर हमने देखा कि आय में परिवर्तन के स्वरूप उपभोग में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, तो वही यहाँ पर है कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन कहलाता है बचत की सीमांत प्रवृत्ति अर्थात डेल्टा S बटे में डेल्टा Y। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बचत की वृद्धि में आय की वृद्धि का भाग लगाकर बचत की सीमांत प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है डेल्टा S बटे में डेल्टा Y MPS। आपको S और C इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें अधिकतर लोग। तो आपको S मतलब सेविंग और C मतलब उपभोग, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो बचत में परिवर्तन बटे में आय में परिवर्तन डेल्टा S बटे में डेल्टा Y, ठीक है। इसको भी हम सारणी से देख लेते हैं। ये हमारे सामने आय है, ये C है जिसको हमने घटा के S ज्ञात किया है, और ये हमारा डेल्टा S बटे में क्या है डेल्टा Y है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो आय 0, 200, 300, 400, 500 ये दी हुई है, उपभोग 100, 150, 200 ये दिया हुआ है, फिर आपको बचत दी हुई है 0 यहाँ पर बचत वही है कि -100, ठीक है, क्योंकि आय में से घटाएंगे ना, और 100 में से 150 घटाए तो -50, फिर 0, 50, 100, 150, और इस प्रकार से हमने डेल्टा S बटे में डेल्टा Y अर्थात यहाँ पर भी लिख दो -100 बटे में 0, ठीक है, 0 है ना आय। तो इस तरीके से हमको ज्ञात करनी है, और माइनस यहाँ पर तो आप नहीं भी लिखो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा ना, इसीलिए। और -50 बटे में 100 -0.5, फिर 50 बटे में 100 0.5, 50 बटे में 100, इस तरीके से देख रहे हो। जो MPS है वो कैसी है, जैसे MPC स्थिर बनी हुई थी, ये भी 0.5 बनी हुई है। आ गया बच्चों समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कुल आय में परिवर्तन के स्वरूप कुल बचत में होने वाला परिवर्तन है, जैसे कि MPS से दर्शाया गया है, और आय और बचत का जो अनुपात है जिसको कि हम बोलते हैं S बटे में Y, उसे हमने बचत की औसत प्रवृत्ति के रूप में दर्शाया है, ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर। अब इसका भी ज्ञात कर लेते हैं हम, y बराबर C प्लस S, जैसा कि हमने अभी देखा था। अब इसमें हमने उसमें y का भाग लगाया था, इसमें हमने दोनों में तीनों में डेल्टा डेल्टा कर देते हैं हम, डेल्टा y, डेल्टा C, डेल्टा S, तीनों में डेल्टा लगा दिया। इसके बाद हमने इसको डेल्टा y से भाग दिया, किससे भाग दिया, डेल्टा y से, पहले तीनों में डेल्टा लगा के फिर डेल्टा y से भाग दिया। तो डेल्टा y बटे डेल्टा y, डेल्टा C बटे डेल्टा Y, और डेल्टा S बटे में डेल्टा Y। आपने समीकरण वाली प्रश्नावली तो पढ़ी होगी ना 10th क्लास में, कि हम तीनों को इक्वल से किसी से भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल्टा Y से भाग दिया, तो डेल्टा Y को डेल्टा Y से भाग दिया तो कितना आया, 1 आया। इसके बाद डेल्टा C में डेल्टा Y का भाग देते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा C बटे डेल्टा Y बराबर क्या होता है, MPC। जो MPC है वो क्या होता है, डेल्टा C बटे में डेल्टा Y, और जो MPS है वो क्या होता है, डेल्टा S बटे में डेल्टा Y, यही होता है ना। तो डेल्टा C बटे डेल्टा Y MPC, डेल्टा S बटे में डेल्टा Y MPS, और MPC और MPS दोनों का योग भी क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि हमने अभी APSC और APS का देखा था ना, वैसे ही है यहाँ पर भी सेम, कि MPC
और एमपीएस अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति दोनों का योग होता है 1। एमपीसी और एमपीएस का योग होता है 1। यदि हमें एमपीएस ज्ञात करना है तो 1 माइनस एमपीसी करना होगा, यदि हमें एमपीसी ज्ञात करना है तो 1 माइनस एमपीएस करना होगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि 0.5 एमपीसी है तो एमपीएस बताइए, तो आपको क्या करना होगा, 1 माइनस 0.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.5। ऐसे एपीसी में भी पूछ सकता है, एपीएस में भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एमपीसी और एमपीएस में क्या संबंध है, तो एमपीसी और एमपीएस दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। एपीसी और एपीएस का योग भी क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों समझ में आ गया आपको। अभी हमने पढ़ा बचत फलन के बारे में कि आय का क्या, बचत का आय से भी क्या होता है, अनुपात होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे बचत भी बढ़ती चली जाती है। बचत पहले ऋणात्मक होती है, फिर शून्य होती है, उसके बाद बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ब्रेक इवन स्तर की हमने बात की थी कि ब्रेक इवन स्तर से पूर्व बचत होती है और ब्रेक इवन स्तर के बाद बचत होती है। ठीक है, और ब्रेक इवन स्तर पर बचत कितनी होती है, शून्य होती है। समझ में आया, ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने बताया कि बचत का जो आय से अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, बचत की औसत प्रवृत्ति S बटे में Y, एपीएस। उसके बाद हमने बात की कि एपीएस और एपीसी दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, अर्थात एपीएस ज्ञात करने के लिए हमें 1 में से एपीसी को घटाना होगा। उसके बाद हमने बचत की सीमांत प्रवृत्ति की बात की कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में होने वाला परिवर्तन अर्थात डेल्टा S बटे में डेल्टा Y, और एमपीसी और एमपीएस दोनों का योग भी क्या होता है, 1 होता है, अर्थात हमें यदि एमपीएस ज्ञात करना होगा तो हमें 1 में से एमपीसी को घटाना होगा। ये सारी चीजें हमने आज के वीडियो में पढ़ी और यहीं पर खत्म होता है आपका बचत फलन। अब हम आगे बढ़ेंगे किसके साथ, निवेश फलन के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये बचत फलन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से लिख लेना है, डायग्राम बना लेने हैं कि किस प्रकार से बचत फलन का डायग्राम बनता है। बचत फलन क्या होता है, पढ़ा था ना हमने, S बराबर डेल्टा A प्लस 1 माइनस बी वाई, यही हमने देखा था, उसको भी आपको बना लेना है और अच्छे से समझ भी लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे निवेश फलन के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।